क्या है इसका टॉपिक? एक सवाल यहाँ पे है, क्या है सवाल? तेज पढ़िए। तय नहीं कर दिया। हाँ, क्या सोच थी? कोई एक लोग बताएं। स्पीच नहीं, मतलब बस एक लाइन में बताएं। कासिम सर बताइए। एकदम आतंकी सोच है क्या? अगर मैं उठ गई जल्दी सुबह नमाज पढ़ लिया कुरान पढ़ लिया तब मैं कैसा लगता, हाँ अब दिन अच्छा लगेगा, लेकिन आज मैं लेट आइए पूछना क्या है? ऐसे लगता है लाइक दिन एकदम मतलब खराब जाएगा अगर की पढ़ी या लेट। अच्छा, इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि जैसा हम सोचते हैं सुबह सुबह वैसा ही फिर पूरा दिन गुजरता है? या जिस मूड से आप उठेंगे या जैसा शुरू का आधा एक घंटा गुजरता है फिर आगे का पूरा टाइम उसी के हिसाब से डिसाइड होता है ना। तो हमारे सोचने पे हमारी दिनचर्या बहुत हद तक निर्भर करती है। ऐसे ही एक कहानी थी, दो भेड़ियों की कहानी। क्या था इसमें? एक किसान था, यहाँ पे नाम लिखा है चेरोकी। चेरोकी क्या है पता है? चेरोकी एक जगह है जो है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका के सदर्न इलाके में, बहरहाल वहाँ की कहानी है। तो वो बूढ़ा किसान था, बुज़ुर्ग था, उसके पास एक उसका पोता आया। तो पोते और दादा दादी में कहानियाँ चलती रहती हैं, बातचीत चलती रहती है। तो दादाजी ने अपने पोते से कहा कि हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक ऐसा भेड़िया होता है जो बहुत बुरा होता है, जिसके अंदर गुस्सा है, जेलसी है, फियर है, डाउट है, या दुनिया भर की नेगेटिविटी भरी हुई है। और एक भेड़िया ऐसा होता है जो फुल ऑफ होप होता है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होता है, काइंड होता है, जॉय से और पीस से भरा हुआ। तो पोते ने पूछा कि कौन सा भेड़िया हमारे अंदर जीतता है, क्योंकि दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो दादाजी ने कहा कि वही भेड़िया जीतता है जिसको हम खिलाते पिलाते रहेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो चीज़ हम अपने अंदर लेकर आएंगे वही हम बनेंगे। तो अगर हमको अच्छा बनना है या सक्सेसफुल बनना है तो हमको अपने विचार भी अच्छे रखने पड़ेंगे, अच्छा सोचेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक इसी से आप समझ पा रहे होंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग का क्या महत्व है या इम्पोर्टेंस है। आप कौन से भेड़ियों को बढ़ाएंगे आगे बताइए? किस वाले को? नहीं, किस वाले को वो बताइए, फर्स्ट सेकंड बोल जाइए। हाँ, क्यों उसी को बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे सिंपली इसलिए बिकॉज व्हाट यू थिंक यू बिकम। किसने कहा? बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने। तो बहरहाल हम लोग देखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। थिंकिंग क्या है बेसिकली, पहले तो यही बताइए। थॉट क्या होता है? थॉट कई तरीके का होता है ना। थॉट कई प्रकार का आपको दिखाई देगा। आप बैठे हैं, अचानक मन में कोई बात आई, वो भी क्या है? आपका थॉट है। आप किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आपको पार्टी अच्छी लग रही है, वो भी क्या है? आपका थॉट है। तो थॉट कई तरीके का हो सकता है जो इंसान के अंदर आता जाता रहता है, लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव थॉट की बात करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करेंगे, तो कई बार इंसान ऐसा भी हो जाता है ना कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि उसको अपने आसपास की कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। तो पॉजिटिव होने का मतलब या पॉजिटिव सोचने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी सच्चाई को इग्नोर करना शुरू कर दें, या पॉजिटिव होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप महीने भर इतने खुशहाल रहें कि कोई दुख दिख ही नहीं रहा है। जो इंसान कभी दुखी हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो भी बीमार है या उसको कुछ दिक्कत है। महीने में 2-4 बार आप सैड स्टेटस नहीं लगा रहे हैं तो फिर क्या मतलब हुआ उसका, है ना? तो 2 बार 3 बार इंसान अगर सैड हो रहा है ना या डिप्रेस्ड हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है इस एज में। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको इलाज की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमेशा खुश रहना ये मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। सच्चाई को इग्नोर भी कर देना ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एक सांप आपके सामने से गुजर है और आपको पता है कि वेनेमस है या काट सकता है,
फिर भी आप इतने पॉजिटिव हैं कि नहीं उस सांप के पास बहुत अच्छा दिल है, हमको काटेगा नहीं। अब इतना भी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आप बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हैं ना। तो सच्चाई को इग्नोर करना नहीं है, सच्चाई के साथ साथ आप चलेंगे। बेसिकली फार्मूला जो आप फॉलो करेंगे वो क्या होगा, आई विल फोकस ऑन व्हाट आई कैन डू नॉट व्हाट आई कांट, यानी कि जो मैं कर सकता हूँ उसी पे फोकस करके पॉजिटिव रहेंगे। जो नहीं कर सकते उस पे लेके अगर आप बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप नेगेटिव ही बने रहेंगे। जैसे कि एक वीडियो हमने डाली थी यूट्यूब पे बहुत पहले, और उसमें इसी तकलीफ़ों पे बात की गई थी, नेगेटिव थिंकिंग पे बात की गई थी। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो हमेशा ज़िंदगी में जो है एक चीज़ से बड़े परेशान रहते हैं, वो ये कि उनके फादर जो है उनको रात में घूमने नहीं देते। 9 बज गया मतलब 9 से ऊपर अगर हो गया तो कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, एकदम परेशान। तो मान लीजिए 25 साल का लड़का है, उसका बड़ा भाई भी 30 साल 35 साल का है, उसको भी नहीं अलाउ है। तो जनरली जो यंगस्टर होते हैं वो परेशान होते हैं ऐसे लोगों से कि नहीं अलाउ नहीं करें, तो वो रोज़ अपना दिमाग ख़राब कर रहा है, नहीं अलाउ नहीं करते, अलाउ नहीं करते। 1-2 बार तो भाग भी गया गुस्से में, मतलब एक ही दिन के लिए। तो हमेशा परेशान है, हमेशा दुखी है। तो अब बार बार आप उसको ले के बैठ रहे हैं, अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, कूद के भाग जा रहे हैं, इधर उधर भाग जा रहे हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है इस नेगेटिविटी से? नहीं होने वाला है ना। क्यों? और वो इस परेशानी में क्यों मुब्तला है? क्योंकि वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अगर उसके बस में है कि वो उसको चेंज कर सकता है, यानी कि अगर उसके बस में है कि वो अपने बाप की थिंकिंग चेंज कर दे और अपने बाप को ऐसा बना दे कि उसके माता पिता या जो भी हैं वो अलाउ करें कि हाँ रात में तुम घूम सकते हो, तभी ना इसका सॉल्यूशन है। अगर वो नहीं चेंज करवा सकता अपने फादर की थिंकिंग, तो फिर उसको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। जैसे ही वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा, उसकी परेशानी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए आप भी इसको फॉलो करेंगे। जो आपके बस में है उस पर काम करिए, उसको सोचिए। जो बस में नहीं है उस पर फालतू का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम घुसेंगे नहीं, बट एक नज़र आप मार लीजिएगा। क्या है ये? तो एक जैसे थॉट अभी हम बता दिए कि आप बैठे हैं, आपके मन में कोई अचानक से विचार आया, क्या है ये? क्या है? थॉट है। कोई डाउट आपके मन में आया, वो भी क्या है? थॉट है। कोई इंटरप्रेटिव आइडिया आपके मन में आया, आपने कुछ इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से, मान लीजिए कुछ भी आपने देख के मतलब निकालिए। रोड पे आप गए, आप देखिए कि पूरी रोड भीगी हुई है, आपने मतलब निकाला कि हाँ बारिश हुई है, ये भी क्या है? थॉट है। इसी तरीके से और भी इवैल्यूएटिव थॉट होते हैं, जैसे कि ओपिनियन, विचारधारा होना, हाइपोथेसिस होना, बिलीफ होना। ओपिनियन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज़ आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, अभी हम बताएं तो पार्टी के समर्थक हैं, क्यों हैं? क्योंकि आपने कुछ इवैल्यूएट किया है और उसमें कुछ अच्छा बुरा आपने देखा है और अपने मन में एक विचार बना लिया, ये ओपिनियन है। और ओपिनियन बेसिकली क्या है? आपका थॉट है। इसी तरीके से होता है बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? दृढ़ विश्वास ऐसा होता है, कोई ऐसा विचार जो आपके मन में बहुत मजबूती से स्थापित होता है। ये कई तरीके का हो सकता है। एक तो जनरल बिलीफ हो गया, जैसे कि आपकी कोई आस्था हो गई, आपकी कोई मान्यता हो गई, ये भी एक बिलीफ है, ये भी एक विचार है। कुछ होता है स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि एक विचार ये है कि लड़कियां सिर्फ खाना बना सकती हैं, विचार है ना, ये क्या हो गया? स्टीरियोटाइप। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डोगमा। क्या होता है डोगमा? कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी बात जो आपने एक्सेप्ट कर ली बिना एक बार भी क्वेश्चन किए, उसको बोलते हैं डोगमा। जैसे कि भारत में 200 साल पहले एक डोगमा चलता था कि अगर कोई भी हिंदू, ये मान लीजिए आपका भारत है, ठीक है, ये पूरा समुद्र है ना, तो ऐसा डोगमा था कि कोई भी हिंदू अगर समुद्र क्रॉस किया या गया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये क्या है? डोगमा है। और लास्ट में ये एक फेथ। फेथ भी क्या है? आपका एक थॉट है। फेथ आपकी आस्था। तो पढ़ना क्या है आज बेसिकली? ओवर थिंकिंग। क्यों ओवर थिंकिंग पढ़नी है? अब थोड़ा सा पीछे की क्लास का रिकैप लीजिए। पहले दिन आपने क्या पढ़ा? फटाफट बताते रहिए। एथिक्स पढ़ा। क्यों एथिक्स पढ़ा आपने? जो बताया कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये सही और गलत कैसे बता रहा है? वैल्यूज़ की मदद से ना। तो वैल्यूज़ से आपने शुरुआत की और बेसिकली वैल्यू का होता क्या है ये आपने समझा, और उसी वैल्यूज़ को समझते हुए, और समझा क्यों आपने? बेसिकली वैल्यू ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाती या
बिगाड़ती है। और चूँकि शुरुआत हमने कॉन्फिडेंस से की तो वैल्यू से ही हमने एक जो है उठाया, और वो आपका कल क्या था जो आपने पढ़ा? ट्रूथफुलनेस, है ना। अब ट्रूथफुलनेस आपने पढ़ा तो इसमें आपने साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कि अगर आपके अंदर ट्रूथफुलनेस है तो आपके अंदर ऑनेस्टी भी होगी, आपके अंदर इंटेग्रिटी भी होगी, आपके अंदर पंक्चुअलिटी भी होगी, आपके अंदर डिसिप्लिन भी होगा, और आपके अंदर और भी 8-10 तरीके की वैल्यूज़ अपने आप आ जाएंगी। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में एक मतलब आपकी पर्सनैलिटी एक बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। अब उसी में बढ़ते हुए एक और हम लोग लेके आ गए, वो क्या है आपका? ओवर थिंकिंग। बेसिकली हमने थॉट लेके आए और उस थॉट का एक हिस्सा आपका क्या है? ओवर थिंकिंग। तो ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ की सबसे बड़ी वजह है, मेन वजह आज के टाइम पे यंगस्टर की, तो वो ये क्या है? अगर उनकी शिकायत है कि माँ बाप समझते नहीं हैं तो उसके पीछे भी रीज़न क्या है? अगर उनकी शिकायत है कि उनका पार्टनर नहीं समझ रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न क्या है? अगर शिकायत है कि दोस्त नहीं समझ रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न क्या है? अगर वो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहा तो भी उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो भी रीज़न क्या है? क्योंकि हम तो कंफ्यूज बैठे ना, करें क्या करें क्या करें क्या, और रास्ता हम लोग नहीं निकालते। तो ओवर थिंकिंग की परिभाषा क्या होगी? पढ़िए एक बार। अरे तेज़ पढ़ना होता है, और तेज़ पढ़िए, खूब तेज़ पढ़िए, चिल्ला के पढ़िए। पल्ले पढ़ा? पल्ले पढ़ा? क्या पल्ले पढ़ा? ये भूल जाइएगा हिंदी वाला ना, उसको मत देखिएगा। ओवर थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, एनालिसिस करता है, या उसमें दिमाग खपाने की कोशिश करता है। और जनरली या ज़्यादातर ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा दिमाग खपा लेता है कि वो पैरालिसिस की कंडीशन तक पहुंच जाता है। पैरालिसिस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उसके बॉडी को लकवा मार गया, उसकी बुद्धि को लकवा मार जाता है, क्योंकि वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता। नहीं, सच में लकवा मारता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा है तो उस ऐसे दिमाग का कोई मतलब है? आपके पास दिमाग है तो दिमाग का सबसे बड़ा यूज़ क्या है कि आप फैसला ले पा रहे हैं। फैसला ही नहीं ले पाएंगे तो दिमाग की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो ओवर थिंकिंग के देखिए कारण क्या क्या हैं। फियर ऑफ मिस्टेक्स। कई बार इंसान के अंदर फियर होता है कि नहीं वो गलतियाँ करेगा, और गलतियाँ करेगा इस डर की वजह से वो बार बार अपनी चीज़ों को एनालिसिस करता है, बार बार अपने किए गए काम को, अपने किए गए फ़ैसलों को सोचता है कि सही है कि नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वगैरह वगैरह। या एक स्टोरी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अपनी एक स्टोरी बताते हैं। बहुत आई थिंक 5-7 साल 8 साल पहले एक बार हम लोग थोड़ा ऐसे घूमते हैं शाम में ना कभी कभी, तो हम लोग गए समोसे खाने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है जो यंगस्टर जैसे हम सब हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपये का चेंज कराया, कुछ ख़रीदा, तो उसमें कुछ 2-4 रुपये चिल्लर रहता है ना। अगली बार फिर कुछ ख़रीदे, फिर चिल्लर, सारा चिल्लर इकट्ठे हो जाता है। फिर इंसान सोचता है कि उस चिल्लर को कैसे निपटा के किनारे करे। तो ऐसे ही कई बार चिल्लर बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, खासकर यंगस्टर्स के पास। तो हम लोग समोसा खाने गए, तो समोसा जो भी उसका प्राइस रहा, तो उसमें ये हुआ ना कि मेरे पास चिल्लर बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा, लड़कों में ये चीज़ होती है, जब भी हम लोग ख़रीदने या घूमने कहीं जाते हैं ना, तो लड़के लड़ते हैं कि हम देंगे हम देंगे। लड़कियों की आदत रहती है वो बराबर बराबर हिस्सा लगाएंगे, तो लड़कों में ये चीज़ नहीं होती हिस्सा लगाने वाली, ठीक है। तो बहरहाल समोसा हुआ, तो ये हुआ कि हम पैसा दे देंगे, हम बोले कि मेरे पास चिल्लर बहुत है, हम दे देंगे। अब मेरी ओवर थिंकिंग वाली उस टाइम आदत थी, मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी कि पता नहीं वो चिल्लर सुना है कि नहीं, हो सकता है बस ये सुना हो कि मेरे पास बहुत है, हम दे देंगे। अब कोई अगर इंसान ये बोले कि मेरे पास पैसा बहुत है, हम दे देंगे, तो ये बहुत बुरी बात है ना, कि इंसान घमंड कर रहा है। अब एकदम रात भर हम परेशान थे, फिर फाइनली सुबह कॉल करके मुझसे बोले कि हम चिल्लर कहते सुने थे ना, तो बोला कि हाँ सुने थे। तो रात भर हम बिना वजह परेशान हुए। अब किस वजह से? क्योंकि हमको डर लग रहा था कहीं हमने कुछ गलत बोल दिया या उसने गलत समझ ना लिया। तो कोई फ़ायदा हुआ इसका? नहीं हुआ ना। तो फियर ऑफ मिस्टेक्स की वजह से इंसान कई बार ओवर थिंकिंग करता है। दूसरा रीज़न क्या है? इनसिक्योरिटी। और सुरक्षा के कारण भी इंसान ओवर थिंकिंग
करता है। और वो असुरक्षा ज़्यादातर आप देखेंगे रिश्तों में होती है। रिश्तों में असुरक्षा होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में घुसेगा, पूछेगा, देखेगा। होता है ऐसा। जो लोग रिश्ते निभाने वाले हों वो में भी इस बात को समझते होंगे। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी एक रीज़न है आपके ओवर थिंकिंग का, या वैसे वर्षा भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी से ओवर थिंकिंग होती है, या ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। जो इंसान स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है तो वो लगातार चीज़ों को बार बार सोचता रहेगा। यहाँ तक कि नतीजा ये होता है कि इतना सोचेगा कि वो अपने आप को बीमार कर लेता है। आजकल तो एक नई बीमारी आपको दिखाई देगी। सोशल मीडिया पे लोग अपनी बीमारियाँ सर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, और 2-4 सिम्टम मैच हुआ कि अरे ये तो हमको भी है, और 8-10 बीमारी वो निकाल के बैठ जाते हैं। होता है ऐसा किसी के साथ? किसी ने किया है? मेरे पास तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। तो इंसान ले दे के दिमाग लगा के बीमारियां पैदा कर लेता है, और वो सच में इंसान जो सोचेगा ना वही हो जाता है। तो जो बीमारी थी ही नहीं वो सोच के वो पैदा कर लेता है। इसीलिए जनरली आपने सुना होगा कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो रिलैक्स रहते हैं वो मरते नहीं जल्दी। जहाँ वो पेशेंट टेंशन में, ओवर थिंकिंग में बैठ गया वो जल्दी मर जाता है। ऐसा आप रियल लाइफ में आप कभी चेक करिएगा। तो स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा परफेक्शनिज़म सबसे बड़ी वजह है। इंसान अपने फैसले से या अपनी करनी से या अपनी कथनी से संतुष्ट नहीं होता। वो चाहता है कि वो और परफेक्ट करे चीज़ों को। परफेक्शनिज़म के चक्कर में वो बार बार चीज़ों को एनालिसिस करता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती रहती है। जैसे कि एक बीमारी आपने सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं, OCD सुने हैं? क्या होता है बताइए। बीमारी है OCD की, इसमें मरीज जो होता है उसको कोई काम करता है, उसको लगता है कि वो काम मैंने, जैसे हाथ धुलना, बार हाथ धुलना, या टंकी बंद करके आया है, बिल्कुल लगेगा बाहर फिर आया, फिर जाएगा उसकी देखने, दरवाज़ा बंद करके आया फिर भी जाएगा, देखो लाइट नहीं। OCD को बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या डिजीज़, जो भी आप कहिए। इसमें इंसान परफेक्शनिज़म की उसको बीमारी हो जाती है। उसको पर्दा एकदम बराबर चाहिए। हाथ धुल रहा है तो वो 7 बार 8 बार हाथ धुलते रह जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा साफ़ नहीं हुआ है, और उसको याद भी नहीं रहेगा कि उसने धुला है। तो ओवर थिंकिंग में यही होता है, इंसान वो एक्चुअली में फ़ील नहीं कर रहा होता कि नहीं हमको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, बट उसका माइंड यही उसको रियलाइज़ करवाता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है। जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी, एक ऐसी कुछ वीडियो थी जिसमें एक लड़का या लड़की जा रहे थे, रास्ते में एक टूटा हुआ पत्थर दिखा, ज़मीन रास्ते पर का ही। मान लीजिए ये ऐसे टुकड़ा टूटा हुआ है रास्ते पर का, और इसका टुकड़ा जो ऊपर से ईंट वगैरह है वो भी यहीं पे पड़ी हुई है, वो ऐसे ही बस रख के चला गया, बराबर फिट नहीं हुआ। तो वो रात भर परेशान ही करे, वो फिट नहीं है, फिर उठा और गया, उसको फिट करके वापस आया। देखा है आपने? तो ये क्या है? ओवर थिंकिंग ही है ना। क्यों ओवर थिंकिंग हुई है? क्योंकि उसको परफेक्शनिज़म चाहिए। तो ये सारे कारण हैं। अब आप इन कारण को अगर आप सोचेंगे तो क्या ये कारण जायज़ हैं या ज़रूरी हैं? इतना कौन सा कारण इसमें जायज़ हो सकता है? कुछ हद तक आप ये वाला कारण कह सकते हैं कि हाँ, इंसान गलती किया है तो अपनी गलती पे 1 बार वो 2 बार सोच सकता है, लेकिन उसको भी बार बार नहीं सोचे। तो बट बहरहाल वो किसी भी कारण से सोचे, सब ओवर थिंकिंग बेकार ही है। क्यों बेकार है? अच्छा अपने से बताइए आप लोग, क्यों बेकार है? ज़रूरत से ज़्यादा सोचना क्यों बेकार है? फिटनेस को ख़राब करता है। कैसे? तो फिटनेस नहीं बेकार हो, हेल्थ ख़राब हो। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं। हमको लगा मोटे आदमी ओवर थिंकिंग नहीं करते। ठीक है, देखिए क्यों बुरा है। पहला अभी हम बता चुके हैं, डिसीजन पैरालिसिस। इंसान की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है। और मेंटल एग्जॉशन जो होता है वो अलग होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई कहे कि हमको ट्रेन में सफ़र नहीं करना है क्योंकि ट्रेन आजकल बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। बेचारा खौफ में बैठा है, हम बोले ठीक है प्लेन से चलते हैं, तो बोला नहीं प्लेन भी पता चला उड़ते उड़ते गिर जाए, तो कहेगा नहीं प्लेन में भी नहीं जाएंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप कुछ भी सॉल्यूशन देंगे उस हर सॉल्यूशन में वो एक कमी निकाल के बैठ जाते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। अब चूँकि अब ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब आप एक लूप में फंस गए। लूप समझते हैं? लूप किसी भी तरीके का हो सकता है। एक लूप ये भी हो सकता है कि लगातार जो है ये चक्कर लग रहा है। एक लूप अच्छा ये भी होता है ऐसे एक टाइप पे। अच्छा एक कहानी आपने सुनी है
अगर मान लीजिए कभी आप कोई क्राइम करें, करिएगा मत, कर लें तो जो है डॉग स्क्वाड वाले पीछे रहते हैं ना कुत्ते लेके, तो मान लीजिए आप किसी पेड़ वाले इलाके से घूम रहे हैं और कुत्ते से बचना है, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि 2 पेड़ चूज़ करिए आप और 2 पेड़ में ऐसे 8 बना के आप दौड़ जाइए और फिर छलांग लगा के मतलब कहीं कूद के निकल जाइए। अब जब कुत्ता आता है तो वो मान लीजिए यही सूंघेगा, अब सूंघ के बेचारा जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा, फिर कन्फ्यूज़ है किधर हैं किधर हैं किधर हैं, तो वो लगातार इसी में घूमता रहता है, लूप में फंस जाता है ना। और वो तो कूद के भागा तो यहाँ तक तो कोई स्मेल है नहीं, भले यहाँ तक पहुँचेगा लेकिन जब तक कुत्ता यहाँ तक पहुँचेगा इंसान तो भाग चुका होगा। तो बेसिकली कुत्ता लूप में फंस जाता है और रिज़ल्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग भी यही है, डिसीजन पैरालिसिस इसीलिए होता है क्योंकि इंसान एक लूप में फंस जाता है, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेगा। अब नहीं पहुँचेगा तो उसी में वो लगातार लगा हुआ है, तो डिसीजन तो हुआ नहीं, ऊपर से जो दिमाग की थकान हुई वो अलग, और दिमाग की थकान से फिज़िकल इश्यूज़ जो होंगे वो भी अलग। ओवर थिंकिंग से फिज़िकल इश्यूज़ में सबसे बड़ा रीज़न जो है वो आपका क्या होता है? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन का हमेशा मतलब हार्ट अटैक नहीं है। आजकल यंग जो जनरेशन है उसमें चेस्ट पेन बहुत कॉमन है और उनको लगता है कि कोरोना की वैक्सीन से शायद होगा, बट ऐसा नहीं है। वो पेन किसकी वजह से है? ओवर थिंकिंग की वजह से। हर इंसान ओवर थिंकिंग करे तो बहुत शार्प जो है चेस्ट पेन होता है ओवर थिंकिंग की वजह से। इसके अलावा बाल झड़ना सबसे कॉमन चीज़ है। बाल झड़ने की भी सबसे बड़ी वजह क्या है आपका? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी। और स्ट्रेस एंजाइटी का मतलब भी अपने आप में ओवर थिंकिंग ही है। इसके अलावा आपको फीवर हो सकता है और हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी ओवर थिंकिंग से हो रही हैं। डॉक्टर के वहाँ जाएंगे वो कुछ भी दवा दे दें, बट आप अपनी ओवर थिंकिंग बंद करके देखिएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा अननेसेसरी वरी। ओवर थिंकिंग में इंसान अननेसेसरी चिंताएं करता है, जो प्रॉब्लम है ही नहीं उस प्रॉब्लम को वो पैदा करके सोचता रहेगा। जैसे भी एग्जांपल दें ट्रेन वाला, कि ट्रेन में बैठेंगे एक्सीडेंट हो जाए तब। अब एक्सीडेंट का चांस कितना है? 10% भी नहीं है, 50-50 भी कर लेते हैं। 50% चांस है एक्सीडेंट का, 50% नहीं है। तो जितना 50 पे एक्सीडेंट करवाने पे तुले हुए हैं उतना 50 पे सेफ्टी से जाने पे भी जोर दे सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है या बहुत कम परसेंटेज ऐसा है कि वो पॉसिबल होगा, फिर भी हम चिंता किए जा रहे हैं, अनावश्यक चिंता। तो जो प्रॉब्लम मौजूद नहीं उसको पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भी आपकी ओवर थिंकिंग अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये कि हिंडर्ड एक्शन, बाकी भी काम में आपके बाधा आएगी। अगर आप किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके परेशान हैं तो बाकी काम भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना, कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा, इस एज में तो ख़ास तौर पे अगर आपका कोई गोल है, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसी में आप एंजाइटी या ओवर थिंकिंग लेके बैठे हैं, तो आपका गोल जो 2 साल में पूरा होने वाला है वो कब पूरा होगा? होगा ही नहीं जब तक बंद नहीं करेंगे। ख़त्म कैसे करेंगे? हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। पहला है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। गुस्सा है या कभी भी ओवर थिंकिंग हो, आप लंबी लंबी सांस लीजिए, उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या गुस्सा जो भी है वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है। इसके अलावा आप सुबह सुबह टहल सकते हैं छत पे जाके। इसके अलावा एक और तरीका अपना सकते हैं, घर में छत पे पानी की टंकी होती है ना, उस पर चले जाइए एकदम ऊपर टॉप पे, और दोनों हाथ ऊपर करके ज़ोर ज़ोर से हंसिए, चिल्लाइए, एकदम काम करेगा सच में। अब लोग क्या समझेंगे वो हम नहीं जानते हैं। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, हाँ लाफिंग क्लब होता है, बुज़ुर्ग लोग करते हैं ना। इतना बच्चे सता देते हैं, आप लोग भी सताते हैं? नहीं सताते। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इंसान कर सकता है। दूसरा ये कि सेट टाइम लिमिट्स। कहा जाता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी वाला काम शैतान वाला है, फैसले ख़राब हो जाते हैं। तो अब इतना भी शैतान से दुश्मनी नहीं करनी है कि आप खुला टाइम दे दें और दिन भर सोचते ही रहें। तो कोई भी फ़ैसला लेना हो, उस फैसले का टाइम आप लिमिट करिए। जब आप टाइम लिमिट करेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कम मिलेगा। कम वक्त में आपने कोई फ़ैसला करना है, आप सोचिए कि हाँ 1 घंटा में डिसाइड कर लेंगे। आपने 1 घंटा में डिसाइड किया, अच्छा या बुरा जैसा भी, कम से कम उसको लेके दिन भर परेशान नहीं रहेंगे। इसके अलावा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं या जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो दोस्त मान लीजिए ऐसे हैं, कुछ नेगेटिव हैं, या कोई आसपास ऐसे लोग हैं, या कोई भी एक्टिविटी जो आपके नेगेटिविटी का या एंजाइटी का कारण है, उससे आप अपने आप को
दूर करिए। अब दूर करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अगर इंसान है तो उससे दूरी बना के रखिए। या अगर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं या आपका काम ही वैसा है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान करता है, तो साथ में आप कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करते रहिए। थोड़ा बहुत खाना बनाने का शौक़ है, थोड़ा खाना बना लीजिए। पेंटिंग बनाने का शौक़ है, थोड़ा पेंटिंग कर लीजिए। ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक फ्रेश होगा और आपकी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है आपका फोकस ऑन एक्शन। आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि आप दिन भर जो ओवर थिंकिंग में गुजार रहे हैं, बाकी आपके कुछ काम धंधा है कि नहीं है। अगर है तो पहले अपने काम धंधा पे फोकस करिए कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओवर थिंकिंग करनी है, थोड़ी देर में हम करेंगे, लेकिन पहले हम अपना काम पूरा कर लें। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग आप खिसकाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, है ना। समझ पा रहे हैं? तो ओवर थिंकिंग बंद करने कैसे होगी, समझ में आया? इसके अलावा सबसे बड़ा एक जो तरीका है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का, जो आपकी पर्सनैलिटी से डायरेक्ट लिंक करेगा, वो है ये। क्या है? पढ़िए। Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your action. Watch your action, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, they become your destiny. ये जो है चाइनीज़ कोटेशन है, बड़ा पुराना कोटेशन है, चाइना में बहुत फेमस है। बच्चों को बताया जाता है ये कि आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करिए, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, जो आप सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपके वर्ड्स बनेंगे, वही आपके मुंह से निकलेगा, और जो आपके मुंह से निकलेगा वही आपका एक्शन बनेगा। यानी कि जो बोलेंगे आप वही करेंगे, और जो आप करेंगे वही आपकी हैबिट बनेगी या आदत बनेगी, और जो आपकी आदत बनेगी ना, वही आपका क्या बनेगा? किरदार होगा या कैरेक्टर होगा, और जो आपका कैरेक्टर होगा वही आपकी डेस्टिनी हो जाएगी, वहीं आप पहुंचेंगे। तो यानी कि आप अगर अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, शुरुआत कहाँ से होगी? थॉट से। अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होगा, और अच्छा सोचने के लिए आप सबसे पहले अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेकर आएंगे। ग्रैटिट्यूड एक क्या है? वैल्यू है। क्या होता है ग्रैटिट्यूड का मतलब? हाँ, कृतज्ञता, या उर्दू में बोलेंगे शुक्रगुजारी, है ना। तो कृतज्ञता सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और ओवर थिंकिंग में जितना हम सॉल्यूशन बताए हैं, उन सब से ऊपर सॉल्यूशन आपका क्या आएगा? क्योंकि इंसान के अंदर अगर ग्रैटिट्यूड है ना, तो वो इंसान कभी दुखी नहीं होगा। आप सबको 3 वक्त का खाना मिलता है ना, सबके पास हाथ पैर हैं, सब घर में अपने अच्छे से रहते हैं, कि कोई रोड पे सोता है? नहीं ना। तो उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ज़िंदगी में निराश होने के लिए? नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है तो बाकी चीज़ें सारी अपने आप अच्छी होंगी। कई बार हम एक स्टोरी सुनाए हैं, कल ऑनलाइन क्लास में जो होंगे सुनाए थे हम, कि एक आदमी थे किराने की दुकान वाले, ठीक है, आज़मगढ़ में हम जहाँ रहते थे। तो बिल्कुल छोटी सी किराने की दुकान थी, जिस पे कस्टमर वगैरह कभी नहीं आते थे, 24 घंटा में 1-2 बार आते थे। लेकिन उस इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड इतना भरा हुआ था कि उसके माथे पे कभी एक शिकन तक नहीं होती थी, और ज़िंदगी एकदम खुशहाली से गुजर रही थी, और घर का खर्चा भी एकदम अच्छे से चल रहा था, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब हो रहा है उसी छोटी सी दुकान से, जिस पे कस्टमर भी नहीं आते। रीज़न क्या है? कि ग्रैटिट्यूड उस इंसान के अंदर है, और ग्रैटिट्यूड है इसलिए ऊपर वाला भी उस इंसान को दिल खोल के दे रहा है। जैसे कि हम वीडियो भी एक ग्रुप में भेजे थे ना, अजमल रज़ा कादरी और बाबा अनिरुद्धाचार्य की, किसी ने देखी है? बाबा जी क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि भगवान भी उसी को देता है जो इंसान खुश रहता है, कृतज्ञ रहता है। जैसे एक बच्चा होता है जो बहुत रोता है, चिल्लाता है, तो माँ बाप उल्टा उनको और पीटते हैं। जो बच्चे खुश होते हैं, हंसते हैं, तो लोग और आएंगे गुदगुदा के खिलाएंगे उसको, है ना। तो ईश्वर भी उन्हीं को खुशियाँ देता है जो जितने में हैं उतने में खुश हैं। जो लगातार रोता रहेगा, ईश्वर कहेगा इतना रो रहे हो, इतना दिए, इतना रो रहे हो, तो और तो वो ईश्वर और क्या करेगा? और रुलाएगा। वही बात अजमल रज़ा कादरी साहब भी कह रहे थे कि अगर मायूस बहुत ज़्यादा आप हैं, तो अल्लाह ताला जो आपको दिए हैं वो भी आपसे ले लेंगे। कितना दिए फिर भी रो रहे हो, तो ठीक है, इसका मतलब उससे तुम खुश नहीं हो, तो वो भी वापस ले लेंगे। तो ग्रैटिट्यूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। बहरहाल, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। थोड़ा इसको पढ़िए 2 बार कम से कम, चिल्ला चिल्ला के। समझ में आया होगा?
यहाँ पे ये कॉन्क्लूज़न लिखा हुआ है, माइंडफुलनेस या पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपके दुनिया को देखने के नज़रिए को प्रभावित करती है। इसलिए इंसान हमेशा माइंडफुल रहे, यानी कि दिमाग अच्छा रखे, पॉजिटिव सोचे। जब वो पॉजिटिव सोचेगा तो दुनिया भी उसको उतनी ही खूबसूरत लगेगी, खुश रहेगा, शांत रहेगा, मोर फ्रेंडली रहेगा, अपनी दुनिया में परेशान नहीं रहेगा। ठीक है। आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज़ अफेक्टेड बाय व्हाट वी थिंक। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा एटीट्यूड किसी भी इंसान के प्रति या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति होगा। तो बाकी इसमें जो सारी बातें बता चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं। क्या है ये? क्या लिखा है? जो कल हम लोग किए थे, थोड़ा सा हम बोले कि 2-2 सेंटेंस बोलिए, वही चीज़ है लगभग। तो थोड़ा खड़े हो जाइए और ग्रुप बनाइए। आधा एक टीम बना लीजिए, 2-2 लोग का ग्रुप नहीं। एक तरफ से नेगेटिव सेंटेंस आएगा, एक तरफ से पॉजिटिव आएगा। खड़े होइए फटाफट। चलिए, गर्ल्स एक तरफ, बॉयज़ एक तरफ। आइए, कौन नेगेटिव चूज़ करेगा, कौन पॉजिटिव? और एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलना है। हाँ, पॉजिटिव। तो चलिए आप लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलिए, कोई एक लीडर बन जाए। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं ना कि मैं इसे नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम लोग इसे नहीं कर सकते, तो ये लोग बोलेंगे नहीं, हम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? शुरू करिए। कौन लीडर है आप लोग का? हाँ, चिल्ला चिल्ला बोलिएगा। ये भी बोलिए, बाकी 2 और बोलिएगा, 5-5 बोलिए दोनों तरफ से। सर वर्ड कुछ भी हो सकता है ना, ये नहीं ना कुछ भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, बस मतलब सिर्फ नेगेटिव पे ही रहेगा। हाँ। ये दुनिया बहुत जालिम है। नहीं, थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो कुछ। पढ़ाई लिखाई बहुत ही बोझ है। हाँ, इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा कठिन है। इंग्लिश बोलना कठिन नहीं है। मैथ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। हाँ, उसको चेंज कर देते हैं ना। कोई भी एक इंसान इधर से बोले, फिर इधर से कोई जवाब दे, ऐसे करते हैं, सबसे बेहतरीन लगेगा। उसमें कॉन्फिडेंस एनर्जी नहीं है आप लोग में, आप सब में। बोलना चाहिए था, एनर्जी है और लेके आएंगे। लड़कों में दिमाग नहीं होता। ये तो काउंटर अटैक वाली बात होगी। सबके अंदर दिमाग होता है। चलिए, आप लोग यहाँ से 1 महीना में कुछ भी नहीं सीखेंगे। नहीं, मैं सीख भी जाएंगे। सीख भी जाएंगे। पक्का? यस सर। तो यहाँ पे 1 राउंड हो गया था। रोज भी बोलिएगा। कैसा? कोई हमसे प्यार नहीं करता। सर सब लोग हमसे प्यार करते हैं। माँ बाप हमको नहीं समझते हैं। बहुत ज़्यादा समझते हैं। सारे दोस्त धोखेबाज होते हैं। नहीं घर में पानी पूरी नहीं खाएंगे। खाएंगे। चलिए बैठिए। देखिए, यहाँ से 2 स्टोरी हम लिखे हैं। केस स्टडी है। एक नाम है अरुणिमा सिन्हा का। ये स्टोरी सुनी होगी आपने, उस प्रोग्राम में अलाउद्दीन सर आए थे, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन किससे? आपके थिंकिंग से। वो भी कौन सी थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग से है। अरुणिमा सिन्हा कौन सी होता है? हाँ, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वुमेन है, उनका पैर पैरालाइज्ड है। अच्छा, चलिए। तो अरुणिमा सिन्हा जो है, एक बार
जो है कुछ गुंडे इनके पीछे पड़े हुए थे और उन गुंडों ने इनको ट्रेन से उठा के फेंक दिया था, ठीक है, पटरी पे। तो बहरहाल पैर वैर कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से दूसरी ट्रेन आई और पैर पे चढ़ गई और उनका पैर कट गया और पैर जो है डॉक्टर ने कहा कि अब नकली पैर लगाना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर ने नकली पैर लगाया तो समाज में इनको जो है इनका खूब मजाक उड़ाया गया, उल्टी सीधी बातें बोली गई, कुछ कर नहीं पाओगे, अब कहानी तुम्हारी यहाँ पे ख़त्म। तो इन्होंने उन सारी आलोचनाओं को पॉजिटिव वे में लिया और मेहनत की और फिर इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ने का फ़ैसला किया। एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट है। कितनी हाइट है इसकी? तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का फ़ैसला किया और आज से 7 दिन पहले, आई थिंक मतलब 21 मई को शायद 2013 शायद, ठीक है ना, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई नकली पैर से। असली पैर वाले भी मतलब जो लोग कोस रहे थे वो नहीं चढ़ पाए। तो ये माउंट एवरेस्ट पे नकली पैर के साथ चढ़ गई। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि उनके विचार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और इनको अपनी पॉजिटिविटी पे बहुत ज़्यादा यकीन था और यकीन होना ही वजह बना किसका? इनकी इस अचीवमेंट का। ताकत जितनी भी रही हो, हाइट जितनी भी रही हो, जो कुछ रहा हो इनके पास, सबसे बड़ा रीज़न इनका क्या था? इनके अपने ही विचार। बाय द वे याद रखिएगा, ये पहली महिला थी एम्प्यूट, ठीक है। एम्प्यूट का मतलब समझते हैं? एम्प्यूटेशन वर्ड आपने सुना है? एम्प्यूटेशन सुने? एम्प्यूटेशन का मतलब होता है अंग भंग। अंग भंग का मतलब होता है किसी अंग को काटना या कट जाना। जैसे पहले सज़ा दी जाती थी लोगों को हाथ पैर काट के। तो ये पहली महिला थी दुनिया में जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी एक एम्प्यूटी होते हुए। अब पहली महिला है तो इसका मतलब पहला कोई मर्द भी रहा होगा जिसके पैर नहीं रहा होगा। कौन था? हाँ? नहीं, कोई जानता है? उनका नाम था टॉम विटेकर, ठीक है, ब्रिटिश थे। आई थिंक 1982 में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। इनके पास भी पैर नहीं था, एक कार एक्सीडेंट में इनका पैर चला गया था। तो ये भी चढ़े, तो ये वो भी कैसे मुमकिन हुआ? उनके अपने विचार से। ऐसे ही यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल, इनकी कहानी सबको पता है। पहले ये न्यूज़पेपर फेंकते थे, धीरे धीरे इन्होंने अपनी मेहनत से ये आगे बढ़े और फिर फाइनली इतनी इन्होंने मेहनत की कि साइंटिस्ट ऐसे बने जिन्होंने भारत को मिसाइल दी और कहलाने लगे क्या? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और बाद में ये क्या बन गया? प्रेसिडेंट भी बन गया। और ये ऐसी शख्सियत हैं जिनसे ना कोई मुस्लिम नफ़रत करता है ना कोई हिंदू करता है। तो इससे बड़ी महानता कुछ होगी? नहीं होगी। तो ये भी क्यों कर पाए? क्योंकि इनकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा थी, इन्होंने अपनी असफलताओं को आगे नहीं आने दिया और पॉजिटिविटी के साथ ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। बात समझ में आई? अच्छा, इनका नाम आपने कहीं और सुना है? विटेकर। कोई साइंस में है क्या? कौन है यहाँ साइंस वाले? बताइए। ये टॉम विटेकर नहीं है, वो हैं आपके RH विटेकर हैं। ब्लड वाले में नहीं, वो तो RH ग्रुप हो गया ना। इनका नाम रॉबर्ट H विटेकर था। कोई जानता है? नहीं जानते हैं? चलिए ये भी नोट कर लीजिए। इन्होंने दिया था आई थिंक 1979 या 69 रहा होगा। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है ना। हम लोग कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। मैमल्स जो है आपका फाइलम है। 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, है ना। तो बहरहाल रॉबर्ट H विटेकर ने दिया था। ये अलग से बात है, कोई उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए एक छोटा सा जो है एक्टिविटी करते हैं। है नहीं, वो छोड़ दीजिए। हाँ, उसमें एक तरफ है ना, इस्तेमाल करिए, क्यों खर्चा करवाएं फालतू में।
लीजिए। दो लोग और नहीं हैं। लो दे दो जिनके पास नहीं है। भाई समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हुआ है, लेकिन वही नेगेटिव थॉट बहुत जोर जोर लगा के बचना पड़ेगा। पालन करिएगा इसका, फॉलो करिएगा, हो जाएगा। मिल गया सबको? क्या लिखा है? हाँ, तो पेज को जो है डिवाइड करिए दो पार्ट में, सीधा एकदम। तो आपका एक और पेज है, ये आपका पेज ऐसे डिवाइड करिए और एक तरफ आप लिखिए नेगेटिव थॉट और एक तरफ आप लिखेंगे क्या? पॉजिटिव थॉट। तो नेगेटिव पॉजिटिव बना बना के नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी की जो नेगेटिविटी है वही लिखिए, कम से कम 5, एकदम रियल। हम देखेंगे नहीं, टेंशन मत लीजिए। तो अपनी ज़िंदगी की जो रियल नेगेटिविटी है या नेगेटिव जो थॉट्स हैं उसको लिखिए और फिर आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। बेईमानी मत करिएगा। बंद है। कल की वीडियो अपलोड की नहीं, कल की वीडियो नहीं करेंगे, वो एक ही करनी थी। वो अपलोड करेंगे तो आप लोग के यहाँ से आने का फ़ायदा क्या? आप लोग के साथ गलत अन्याय होगा ना। बाय द वे आप लोग ध्यान रखा देंगे, जो साथ में रनिंग नोट्स बनाना चाहिए। रनिंग नोट्स समझते हैं क्या होता है? बोलते टाइम वहाँ नोट्स बनाना चाहिए। हम एथिक्स का आपको बुक का PDF सेंड किए थे अपना ना, वो वापस ले लिए, तो अलग से हम फिर इसका नोट सेंड किए जो ज़रूरी है बस, क्योंकि वो बुक बाद में प्रिंट करवानी है, वो फिर प्रिंट होगी नहीं अगर वो इधर उधर लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरा तो अभी प्रिंट होगा नहीं जब तक मेरा PhD का सबमिशन नहीं होगा, तो तब तक तो उसको बचा के रखना पड़ेगा।
तो रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे मेन, अब मान लीजिए जो PDF हम सेंड किए नोट्स वाला, अब उसमें डेली रिफ्लेक्शन नहीं, क्या ज़रूरत है उसकी। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं मेन वो कॉन्सेप्ट उस सारे PDF में होंगे, अगर आपने चेक किया होगा तो। जिन्होंने मैसेज किया तो उनको गया होगा, ग्रुप में भी भेज देंगे एक बार। हाँ हाँ, नहीं भेजने वाले थे, टाइम इतना कम हो गया आजकल। कितने लोग का है जिनका 3 हो गया कम से कम? 2 लोग का बस, 3 लोग का, 4 लोग का। अच्छा, जो श्योर हैं कि उनके पास 5 नेगेटिविटी है ही नहीं, तो अच्छी बात है, 3 ही पे सेटिस्फाई रहें। तब डॉक्टर के वहाँ जाना चाहिए आपको। हो गया, शाबाश। 5 4 हुआ, 4 ही है। हो गया सबका? कितने लोग का हुआ, हाथ ऊपर करें। बस 3 लोग का हुआ है, हाथ थोड़ा अच्छे से ऊपर करिए। पूरा 5 का मतलब अगर आपके पास 5 से ज़्यादा है तो 5 ही लिखिए, उससे कम है तो जितना है उतना ही लिखिए। लिखवाने का मकसद क्या? मकसद है लिखवाने का? हाँ, सिर्फ जानना काफ़ी है। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखा है ना? तो नेगेटिव लिखा है तो आप नेगेटिविटी पहचानते ही होंगे अपनी। पॉजिटिव लिखा है आपने तो एक आपको मंजिल मिल रही है, तो उसका रास्ता भी आप ही को ढूंढना है ना। तो अगर आपने अपनी किसी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया है तो आप सोचिएगा कि आप उसको कैसे पूरा करेंगे। तो आज का आपका ये होमवर्क है, ठीक है ना। तो सोच के आइएगा कि कैसे आप उसको पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिविटी में
कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा जो शीट दी गई है आपको, उस शीट पे आज से आप डेली लिखेंगे, क्या है, एक लाइन में आप लिखेंगे कि आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं अपनी ज़िंदगी में। डेली एक लाइन, ठीक है, होगा, कहना पड़ेगा। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम रोकेंगे नहीं, मतलब नहीं तो बिना कहे लगातार ये हमेशा चलेगा आपके जितने भी दिन कोर्स चलेगा, ठीक है। हाँ, प्रोग्रेस शीट वो तो चलेगा ही। हाँ, अच्छा, अब उसमें वो छोटा सा ही बॉक्स है ना, अब इस बॉक्स का मतलब भी समझिए। आप कितने कम शब्द में अपनी बात कहते हैं वो ज़्यादा खूबसूरती है, पता है ये बात। अच्छा, कई बार एग्ज़ाम में जैसे होता है, सेक्शन ई में, ए में होगा 50 वर्ड में आपको बात लिखनी है, सी में होता है तो 500 वर्ड में लिखनी है, होता है ऐसा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 500 वर्ड लिखना है तो हम लोग गिन के 5 पन्ना छाप देते हैं। 50 वर्ड में पहला क्वेश्चन पूछा है तो हम 50 वर्ड एकदम गिन के छापेंगे, वो अधिकतम होता है। 50 वर्ड में अगर आप लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आपको नंबर मिले। अगर आप वो 50 वर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आप 15 वर्ड्स में दे रहे हैं एकदम पूरा, आपको पूरा नंबर वो देंगे, ठीक है ना। तो कितने कम शब्द में या वर्ड्स में अपनी बात रख रहे हैं, वही बात ज़्यादा खूबसूरत मानी जाएगी। तो बहरहाल उसमें आपको अब 2 चीज़ हो गई ना डेली उस शीट पे। एक तो ये हो गया कि आपको लिखना है आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, दूसरा आपकी अपनी प्रोग्रेस या आपने क्या सीखा, अच्छा या बुरा या कमी या कुछ अच्छा लगा हो वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। सर अपना एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, मेरा एग्जाम्पल किस चीज़ का? कि आप वन स्टार्टिंग में क्या आप क्या लिखेंगे, जब आप लिखेंगे हम किसी मतलब हम लोग 5 पढ़ाया, हम आप क्या लिखेंगे? मेरे दिन में जितनी भी चीज़ें हैं सबके लिए हम ग्रेटफुल है। नेगेटिविटी है ही नहीं मेरे अंदर, एकदम नहीं है। मतलब सैड होते हैं होने को जब ज़रूरत हो, अदरवाइज़ नेगेटिविटी तो नहीं है, नाशुक्री तो एकदम नहीं है। हिस्ट्री, ठीक है, समझ में आया। अब बाकी एक होमवर्क ये आपके शीट में आपको दे दिया गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। अब एक और चीज़ कर लीजिए, ये है विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। 1 मिनट के लिए आप लोग खड़े होइए, अपनी आंखें बंद करिए और 1 मिनट सोचना क्या है, अपने ड्रीम को। मतलब आप अज्यूम करिएगा, आवाज़ थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, इधर इधर इधर। 1 मिनट के लिए आप खड़े होंगे अपनी आंख बंद करके और आप अज्यूम करेंगे कि आपका जो ड्रीम है या जो गोल है वो पूरा हो चुका है, आप अपने आपका अचीवमेंट पूरा हो चुका है। और अज्यूम करिएगा वो जगह या वो माहौल या क्या हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें आप अज्यूम करिएगा। और लास्ट में लंबी सांस लेके क्या कहेंगे, एकदम शांत होकर आंख बंद करके आप देखिए, इसमें कुछ इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। आंख बंद करके, आंख बंद करिए सब लोग। अरे आप लोग का बैग वगैरह नहीं चोरी होगा, बंद करिए। हो गया?
क्या क्या सोचा आपने? कैसा लगा सोच के? हाँ? आने वाले थे तो जहाँ भी पहुँचे हैं वहाँ पहुँचना है अगर आपको तो क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क कैसे होगा? जो आपने सोचा या जिस मुकाम पे आप पहुँचे, जहाँ पहुँच के खोए हैं नहीं खोए हैं या अंदर कुछ और सोच रहे थे, वो तो आप ही जानेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए क्या रास्ता होगा, कैसे पहुँचेंगे? वही है आपका कल का क्या है, गोल सेटिंग एंड विज़न मैपिंग। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे इंशाल्लाह कल हम लोग। पूछिए, पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या समझ में आया है? आप पढ़ने क्यों आए हैं? एडमिशन कब हुआ है? आज हुआ नहीं है ना, इसीलिए नहीं पता है। करवाए होते तो फिर आपको पता होता है। ये हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, खास पुराने हैं बुरे हैं वो जानते हैं। यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट हैं एथिक्स से जुड़ा। हम लोग एथिक्स पढ़ाते थे पहले बेसिकली। एथिक्स का लंबा कोर्स होता है, कम से कम महीने में 10 घंटे की क्लास होती है। तो ये उसका शॉर्ट वर्जन है जो 1 महीने का कोर्स आपको दिया जा रहा है। और इसका मूल उद्देश्य या प्राइम मोटिव कहिए आप, वो है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। लेकिन पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होगा वो किस एस्पेक्ट में होगा? इंटरनल एस्पेक्ट में होगा। और इंटरनल एस्पेक्ट इंसान की पर्सनैलिटी का किससे बनता है? एथिक्स से। और एथिक्स में बेसिकली किससे बन रहा है? वैल्यूज से। और वैल्यूज का सही इस्तेमाल इंसान किससे कर रहा है? अपने सुपर ईगो या फिर कह लीजिए कि अंतरात्मा या ज़मीर। तो ज़मीर को बचाने का ही बेसिकली एक खेल है। इंसान का ज़मीर है तो वो ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं रहेगी और उसकी पर्सनैलिटी को निखार हमेशा दिखाई देगा। अब बताइए आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? ज़मीर बचाना है, पता नहीं था। हाँ, ज़मीर मर गया तो जिंदा कैसे करेंगे? इसके लिए अपने वैल्यूज़ को आपको इनकलकेट करना। ऐसे वैल्यूज़ का इनकलकेशन भी अगर आप कहेंगे तो पढ़ा देंगे, बट आसान भाषा में यही है कि आप अपने वैल्यूज़ को जिंदा करिए। अगर मान लीजिए तो बोलने से आप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया भर का झूठ बोलना है, झूठ तभी बोलेंगे जब आपका ज़मीर मर गया है। तो आप क्या करेंगे? अपनी उस वैल्यू को ऊपर उठाएंगे, यानी कि कैसे आप सच्चे बने उस पर आप फोकस करेंगे। तो सभी वापस आ गए। पूछिए। या फिर अगर हम लोग को नहीं देखते जो वैल्यू है तो हम लोग को सेव करके जाते हैं। मैंने तो बहुत कुछ सेव किया है, लेकिन ये लगता है भाग नहीं पाता, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेव बहुत कुछ होता है लेकिन एक्ट नहीं हो पाता। प्लीज़ बोलिए थोड़ा सा। मतलब हम लोग कोई चीज़ सेव कर रहे हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन वो प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हम लोग उस पर एक्ट नहीं करते, बस ये करते हैं कि करेंगे लेकिन नहीं। हाँ, तो ये कमजोरी वाली बात है ना कि इंसान जैसे चल रहे स्वास्थ्य प्रयास तो अब, लेकिन हम लोग अब वाला कल में डालते हैं, कल वाला परसों में। तो ये इंसान इसमें भी अपनी वैल्यू पे काम करेगा और किस वैल्यू पे काम करेगा? एक हो गया आपका डिसिप्लिन और एक हो गया आपका पंक्चुअलिटी। अगर आप पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन में हैं, और डिसिप्लिन में अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन में होने का मतलब क्या है? वो अपने टाइम टेबल को और अपनी पढ़ाई को तरजीह देगा, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। लेकिन टाइम पर बन भी जाता है लेकिन फॉलो नहीं हो सकता। तो फॉलो इसीलिए नहीं हो रहा है ना, बिना पंक्चुअलिटी है ना डिसिप्लिन है, और सबसे बड़ी बात ना ही आपके पास ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी पे आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और बताया थे, मिस हो गया। जैसे कि आपने डिग्री पढ़ा होगा इंग्लिश में, अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड। कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर। क्या वो हिंदी में बोलते हैं? ठीक है, बेहतर। बेटर का सुपरलेटिव क्या है? बेस्ट। ऐसे ही ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी।
ऑनेस्टी या बेसिकली कहिए कि ट्रूथफुलनेस बेसिकली लीड्स टू व्हाट? ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी को इंसान और ज़्यादा मजबूत करेगा तो वो क्या होती है? इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी को इंसान अगर प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करे तो वो बनती क्या है? प्रोबिटी। ठीक है ना? अगर कोई इंसान, किसी इंसान के अंदर इंटीग्रिटी है तो वो 100% उसके अंदर ऑनेस्टी है। अगर कोई इंसान ऑनेस्ट है तो इसका मतलब 100% उसके अंदर ट्रूथफुलनेस है ना? तो इसलिए अगेन क्या प्रूव हो रहा है? ट्रूथफुलनेस ही सबसे बड़ी वैल्यू है आपके अच्छे या बुरे होने की, है ना? कोई दिक्कत है? आज की क्लास यहीं तक। कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ट्रूथफुलनेस से क्या है? अपनी वैल्यूज़ को मजबूत करें। कल पढ़ाया तो गया है? कल आई थी क्लास में?